प्री हिस्टोरिक एरा के जीवाश्मों की खोपड़ियों में एक छेद पाया गया। शायद ऐसा एक सर्जिकल टेक्निक ट्रेफनेशन द्वारा किया जाता रहा होगा। ये सीजर को ठीक करने का एक प्रयास था, हालांकि इसका आधार पूरी तरीके से आध्यात्मिक था, क्योंकि लोग सोचते थे ऐसा करने से बुरी आत्मा बाहर आ जाएगी। सीजर की वजह से जो अनयूजुअल सिम्टम्स दिखते हैं उसको देख के लोग डर जाते थे और इसे दैवी और शैतानी शक्तियों से जोड़ दिया जाता था। इस कारण से सीजर का इतिहास सिर्फ मेडिसिन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समाज, संस्कृति, धर्म और दर्शन से भी गहराई से जुड़ा रहा। एपिलेप्सी या मिर्गी मानव इतिहास की सबसे पुरानी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में से एक है। ईईजी, एंटीइपिलेप्टिक ड्रग्स, न्यूरो इमेजिंग और यहाँ तक कि ब्रेन एनाटॉमी को समझने के सदियों पहले से ही ये बीमारी देखी जाती रही है। सीजर का लिखित प्रमाण 2000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में मिलता है, जहां इसे एंटासुबा या फॉलिंग डिजीज बोला जाता था। ये पहला ऐसा दौर था जहां पे सीजर क्लिनिकली ऑब्जर्व किया गया, पर फिर भी इसे किसी देवी या देवता से जोड़ दिया जाता था और इसका इलाज तंत्र मंत्र विद्या और धार्मिक शुद्धिकरण तक ही सीमित रहा। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे अपस्मार बोला गया। 300 ईसा पूर्व सुश्रुत संहिता में इसे सिर्फ दैवी प्रभाव नहीं माना गया, बल्कि इसे शरीर और दिमाग से निकली हुई बीमारी माना गया। एंशिएंट ग्रीस में सीजर को सैक्रेड डिजीज बोला जाता था और इसे भगवान का अभिशाप या वरदान माना जाता था। इसी दौरान 400 BC में हिप्पोक्रेट्स ने अपनी बुक ऑन द सैक्रेड डिजीज में लिखा, यह कोई सैक्रेड डिजीज या दैवी शक्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि हमारा ब्रेन सेंसेशन, थॉट और मूवमेंट को कंट्रोल करता है और सीजर इसी ब्रेन की गड़बड़ी की वजह से होता है और यह हेरिडिटरी हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे किसी ने सीरियसली लिया नहीं और देखते देखते मध्यकाल का अंधकार युग आ गया। रिलीजियस डोमिनेंस बढ़ने लगा और चिकित्सा विज्ञान फिर से गर्त की ओर जाने लगा और सीजर को फिर से लोग जादू टोना, देवी देवता और आत्मा से जोड़ने लगे। 16वीं और 17वीं शताब्दी में धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन और एनाटॉमी पर लोगों का ध्यान लौटने लगा और वेसेलियस जैसे वैज्ञानिकों ने दिमाग की संरचना को बेहतर समझा और 18वीं शताब्दी के आते आते एपिलेप्सी को स्पष्ट रूप से न्यूरोलॉजिकल डिजीज माना जाने लगा और ब्रेन को इसका स्रोत स्वीकार किया गया। और 20वीं सदी में ईईजी, एंटीइपिलेप्टिक ड्रग्स और न्यूरो इमेजिंग का आविष्कार हुआ और हमें एक डिफिनिटिव ट्रीटमेंट मिला। पर अंधविश्वास, सोशल टैबू और सोशल स्टिग्मा साइड बाय साइड गांव कस्बों में बना रहा। आज भी लोग बीमारी को छुपाते हैं और सही इलाज नहीं लेते और वर्षों तक झेलते रहते हैं। तो आज मैं उस सारे लोगों की हर तरीके की डाउट्स को क्लियर कर देना चाहूंगा। अब सवाल ये है कि आखिर ये सीजर आता क्यों है। एक्चुअली हमारे दिमाग एक बिजली की फैक्ट्री की तरह काम करता है और इसमें हर सेकंड करोड़ों इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चलते रहते हैं, जो हमें चलने, बोलने, खाने पीने, सांस लेने और सोचने में मदद करते हैं। लेकिन जब अचानक से दिमाग की कोशिकाएं तेज और अनियंत्रित सिग्नल भेजने लगते हैं तो दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी अचानक में इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म को हम बोलते हैं सीजर। तो इस सीजर एक्टिविटी को हम एपिलेप्सी कब बोलेंगे? एटलीस्ट 2 अनप्रोवोक्ड सीजर occurring more than 24 hours apart या फिर 1 unprovoked seizure and high probability of having another seizure। तो आसान भाषा में अगर हम बोले तो सीजर के बार बार आने की प्रवृत्ति को हम बोलते हैं एपिलेप्सी। अब यूजुअली हर सीजर एपिसोड स्टेजेस में आता है, प्री इक्टल, इक्टल एंड पोस्ट इक्टल स्टेज। इक्टल स्टेज मतलब सीजर प्रॉपर, इसी स्टेज में फिट्स या झटके आते हैं। उसके पहले का स्टेज प्री इक्टल स्टेज होता है, इसमें ऑरा के सिम्टम्स आते हैं। लास्टली पोस्ट इक्टल स्टेज होता है, मतलब सीजर एक्टिविटी खत्म हो गई, पेशेंट स्लीपी, कंफ्यूज्ड या अनईजी फील करता है, बॉडी एक की कंप्लेन कर सकता है या फिर बेहोशी के स्टेज में हो सकता है। अब ऑरा को समझना जरूरी है। कुछ लोगों को झटके या फिट्स आने से पहले शरीर एक चेतावनी देती है, इसे वार्निंग सिग्नल्स बोल सकते हैं। ये कई तरीके का हो सकता है। पेशेंट अचानक एंजाइटी या घबराहट फील कर सकता है, पेट में दर्द की कंप्लेन कर सकता है या बोलता है मुझे अजीब स्मेल आ रही है, मेरे हाथ पैरों में झंझनाहट हो रही है, मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। अगर किसी पेशेंट को ऑरा के सिम्टम्स आते हैं तो उसको तुरंत सतर्क हो जाने की जरूरत है और कोई सुरक्षित जगह देख के बैठ जाना चाहिए, जहां पे कोई साफ ऑब्जेक्ट या ऐसी चीज ना हो जिससे उसको चोट लगने का खतरा हो। अब बात करते हैं सीजर आने के दौरान होता क्या है। हमें पहचानना है कि जिस व्यक्ति के साथ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है वो आखिर सीजर ही है और किस टाइप का सीजर है। तो सीजर मेनली 2 टाइप का होता है, एक जनरलाइज्ड और एक फोकल। जनरलाइज्ड सीजर 30 to 40% केसेज में होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द होल ब्रेन, और ये पूरे बॉडी को इफेक्ट करेगा। फोकल सीजर 60 to 70% केसेज में होता है, ये ब्रेन के किसी पार्ट को इन्वॉल्व करेगा और उस पार्ट के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले फंक्शन को अफेक्ट करेगा।
जनरलाइज सीजर में पेशेंट होश में नहीं रहता है और इसमें कुछ टिपिकल साइंस देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लैंक स्टेयर, नाम बुलाने पर रिस्पॉन्ड ना करना, लिप्स मैचिंग, हाथों का रिपीटेटिव मूवमेंट, और अचानक से पेशेंट गिर जाएगा, बॉडी स्टिफ हो जाएगी और जर्की मूवमेंट्स करने लगेगा। इस दौरान मुंह से झाग निकल सकता है, यूरिन या मोशन पास कर सकता है। ये टिपिकल सिम्टम्स जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स के हैं। अदर टाइप्स जनरलाइज टोनिक, जनरलाइज क्रोनिक, मायोक्लोनिक इत्यादि हो सकते हैं। नॉन मोटर जनरलाइज सटल सीजर एक प्रकार होता है जिसमें सीजर कई वर्षों तक मिस हो सकता है, जैसे बच्चा क्लास में कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है, ये एब्सेंट सीजर हो सकता है। एक व्यक्ति अचानक गिर के फिर खड़ा हो जाता है, ये ड्रॉप अटैक एटोनिक सीजर हो सकता है। अगर कारण की बात करें कि सीजर आता क्यों है, तो 25 से 30% केसेज में ये ब्रेन की स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी जैसे ट्यूमर, स्ट्रोक या सिर में चोट लगने यानी ट्रॉमा की वजह से होता है। 30% केसेज में ये जेनेटिक हो सकता है, मतलब माँ बाप से बच्चों में जाएगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर माँ बाप से बच्चों में जाएगा ही। अब ये 5% केसेज में मेटाबॉलिक कारण होते हैं, जैसे लो सोडियम, लो ब्लड शुगर, किडनी या लीवर की बीमारी की वजह से इंसेफेलोपैथी में होता है। 5% केसेज में इन्फेक्शियस कॉजेज जैसे मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस में होता है। अब 30 से 40% केसेज में आइडियोपैथिक हो सकते हैं, मतलब सब कुछ जांच कराने के बाद भी कारण स्पष्ट नहीं होते हैं। बच्चों में ये कारण कुछ अलग हो सकते हैं, जैसे जन्म के समय बर्थ एस्फिक्सिया, डेवलपमेंटल ब्रेन एब्नॉर्मेलिटी, तेज बुखार के कारण फेब्राइल सीजर। ओवरऑल देखा जाए तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में डेवलपमेंटल और जेनेटिक कॉज और एडल्ट एज ग्रुप में एक्वायर्ड कॉजेज की भूमिका अधिक होती है। अब एक सिनेरियो की बात करते हैं। अगर आपके सामने किसी को अचानक से सीजर आ जाए तो आप क्या करेंगे? हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे जूते सूंघा देने से मिर्गी का दौरा सही हो जाता है, सीजर के दौरान पेशेंट के मुंह में कोई वस्तु डाल दो ताकि उसकी जीभ न कट जाए। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और ना ही सीजर के दौरान पेशेंट के हाथ पैर को पकड़ के उसको रोकने की कोशिश करें। तो करें क्या? करना ये है कि पेशेंट को आराम से पकड़ के एक तरफ करवट लिटा दें ताकि उसके मुंह का सिक्रेशन जो है वो बाहर आ जाए और सांस की नली में फंसे ना। दूसरा ये है कि पेशेंट के सराउंडिंग्स को क्लियर कर देना है और कुछ चाकू वगैरह या फिर कोई ऐसी वस्तु जिससे पेशेंट को चोट लग सके उसको हटा दें। याद रखें, हमें मेडिकल हेल्प के लिए एम्बुलेंस को कब कॉल करनी है। अगर सीजर 5 मिनट से ज्यादा देर के लिए आए, पेशेंट को पहली बार सीजर आया है लाइफ में, या फिर पेशेंट बेहोशी की अवस्था में है, या उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सीजर को डायग्नोज करने के लिए कुछ जांचें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे ईईजी। ईईजी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मॉनिटर करता है और पता लगाता है सीजर किस टाइप का है। कभी कभी हमको वीडियो ईईजी भी करानी पड़ती है। दूसरा एमआरआई, जो कि ट्रॉमा, ट्यूमर, स्ट्रोक और इपिलेप्टिक फोकाई जैसे स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी का पता लगाती है। अगर हम मेटाबॉलिक कॉजेज सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें ब्लड टेस्ट की भी जरूरत होती है। इलाज की बात करें तो सही एंटीइपिलेप्टिक मेडिसिन, नियमित नींद, नशे से परहेज, स्ट्रेस कंट्रोल और सबसे इंपॉर्टेंट दवा को बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस की ना छोड़ना। इनसे ही 70 से 80% पेशेंट में सीजर पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है और वे पढ़ाई, नौकरी और पारिवारिक जीवन सामान्य रूप से चला सकते हैं। अगर 2 या 3 सही दवाओं को पर्याप्त समय तक देने के बाद भी सीजर आता है तो इसे ड्रग रेजिस्टेंट इपिलेप्सी बोलते हैं। ऐसे केसेज में इपिलेप्सी सर्जरी को कंसीडर किया जाता है। सर्जरी विशेष रूप से तब बेनिफिशियल होता है जब एमआरआई में क्लियर इपिलेप्टिक फोकस दिखे, जैसे टेम्पोरल लोब इपिलेप्सी, चाइल्डहुड कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया। इपिलेप्सी सर्जरी आज के समय में वेल एस्टेब्लिश्ड और सुरक्षित है। इससे सीजर फ्रीक्वेंसी या तो कम हो जाता है या पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लास्ट में बस ये कहना चाहता हूँ कि इपिलेप्सी किसी की काबिलियत, बुद्धि और भविष्य को तय नहीं करती है। इतिहास और आज की दुनिया इसके गवाह है। न्यूटन और नेपोलियन जैसे महान लोग इपिलेप्सी के साथ जी चुके हैं। आज भी कई फेमस एक्टर, सिंगर और स्पोर्ट्स पर्सन ओपनली इपिलेप्सी के साथ जी रहे हैं और पूरी दुनिया में सम्मान पा रहे हैं। सही जानकारी और सही इलाज के साथ हर कोई नॉर्मल लाइफ जी सकता है। धन्यवाद।